हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हम पढ़ रहे हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे हम शॉर्टकट में बोलते हैं URTI। ठीक है, तो पार्ट 1 ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप वहां से जाके सबसे पहले पार्ट 1 देख लें, क्योंकि अगर आपको उसकी डेफिनेशन या फिर उसके टाइप्स नहीं पता लगेंगे या कॉजेस पता नहीं लगेंगे तो आगे समझ में नहीं आएगा। ओके, तो ये है पार्ट 2। ओके, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, हम डील करेंगे पैथोफिजियोलॉजी, पहले वो करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, मतलब साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, मैं यहाँ शॉर्टकट में साइन एंड सिम्टम लिख देती हूँ। उसके अलावा हम पढ़ते हैं डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस, जिसको हम नर्सिंग डायग्नोसिस भी बोलते हैं या डायग्नोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है, और हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में हम मेडिकल मैनेजमेंट और जो नर्सिंग मैनेजमेंट है दोनों ही पढ़ेंगे। उसके अलावा हम प्रिवेंशंस भी पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तो ये आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पैथोफिजियोलॉजी से। ओके, तो आपको ये इमेज देख के क्लियरली पता लग रहा होगा, यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए, कुछ 11 स्टेप्स लिखे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है वो क्या है, एक्सपोजर टू वायरस और बैक्टीरिया। ओके, तो सपोज आप कहीं भी जा रहे हो या कोई भी आपका फ्रेंड है या कोई भी पर्सन है जो इन्फेक्टेड है किसी भी चीज से, और आपने या तो उससे हैंडशेक कर लिया या आपने बात करते करते वो अपना फेस कवर नहीं कर रहे हैं तो आप पे ड्रॉपलेट पड़ गया, कुछ भी हो सकता है। या फिर जो वायरस है वो मे बी एयर में सस्पेंडेड है और आपने एयर इनहेल कर लिया। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट क्या है, वायरस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर घुस गए। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर थ्रू नोज और माउथ। अब माउथ और नोज के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या हो गया, आपके बॉडी में घुस गए। देन पैथोजन अटैच टू रेस्पिरेटरी म्यूकोसा। ठीक है, अब ये जो पैथोजेंस है ना, पैथोजेंस मतलब हार्मफुल बैक्टीरिया या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो आपके रेस्पिरेटरी म्यूकोसा के साथ अटैच हो जाते हैं। अब ये क्या करेंगे, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज बिगिंस। ठीक है, मतलब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। ओके, रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स जैसे कि हिस्टामिन है या साइटोकाइंस है। अब ये क्या करता है, मतलब इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस क्या करते हैं, इन्फ्लामेटरी केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं या रिलीज करते हैं बॉडी में, जैसे कि हिस्टामिन है या साइटोकाइनिन्स है। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, ये स्वेलिंग करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन का। ठीक है, तो हिस्टामिन और साइटोकाइनिन्स क्या करते हैं, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको स्वेल करेंगे, उसकी स्वेलिंग करने के लिए शुरू कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इंक्रीज्ड म्यूकस प्रोडक्शन। अब क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फ्लेम्ड हो गया है, म्यूकस सिक्रीशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, एयरवे इरिटेशन एंड कंजेशन। अब म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ गया, उसके वजह से क्या हो रहा है, जो एयरवे है उसमें इरिटेशन बढ़ जाएगी, कंजेशन बढ़ जाएगा। कंजेशन का क्या मतलब होता है कि ब्लॉकेज बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो ब्लॉकेज किस चीज का हो सकता है, मे बी म्यूकस का है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ा है ना, तो म्यूकस का जो म्यूकस की वजह से ब्लॉकेज होना शुरू हो जाएगा। ओके, अब उसकी वजह से कुछ सिम्टम्स आते हैं, सिम्टम्स डेवलप होते हैं, जैसे स्नीजिंग, रनी नोज, सोर थ्रोट, फीवर और कफ। ओके, तो कुछ सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। रनी नोज, आपको पता है जब आपको कोल्ड एंड कफ होता है तो क्या होता है, यही होता है ना, कफ आना शुरू हो जाएगा, रनी नोज होगा। रनी नोज को हम राइनोरिया बोलते हैं, वो हम राइनाइटिस में पढ़ेंगे। ठीक है, फीवर भी हो सकता है क्योंकि ये इन्फेक्शन है। तो उसके बाद क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है और 7 to 10 डेज में रिकवरी हो जाती है। अगर मोस्टली, मतलब जो मोस्टली वायरल इन्फेक्शन अगर हो तो 7 to 10 डेज में ये रिकवरी हो जाती है। ओके, तो ये तो था पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर करने से लेकर आपकी रिकवरी तक का जो एक सीक्वेंस है वो हम पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं, और आप इस इमेज से आपको बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, मतलब साइन एंड सिम्टम्स की। ठीक है, तो साइन एंड सिम्टम्स हम क्या देखते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में। तो यहाँ पे 3 टाइप्स दिए हुए हैं, जैसे अर्ली सिम्टम, प्रोग्रेसिव सिम्टम और सीवियर सिम्टम्स। ठीक है,
अर्ली सिम्टम में स्नीजिंग है, रनी नोज है जिसको हम राइनोरिया बोलते हैं, नेजल कंजेशन मतलब आपको नोज में कंजेशन फील होता है, सोर थ्रोट गले में एक खराश टाइप की फील होती है, हल्का सा फीवर रह सकता है, हेडेक हो सकता है, आईज से पानी आ सकता है, या फिर एकदम जो थकान टाइप का होता है ना, फटीग, वो हो सकता है। दूसरा क्या है, प्रोग्रेसिव सिम्टम जिसमें ड्राई और प्रोडक्टिव कफ हो सकता है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस मतलब जो आवाज है वो थोड़ी बहुत ही ज्यादा हार्ड अजीब सी हो जाती है, इसीलिए हम इसे हॉर्सनेस बोलते हैं, मतलब घोड़े जैसी आवाज हो जाती है, वैसे बोलते हैं। डिफिकल्टी स्वॉलिंग, कुछ भी आप खा रहे हो तो आपको निगलने में दर्द होता है। साइनस प्रेशर, ठीक है, जो साइनस होते हैं, आपके साइनसेस होते हैं, वहां पे आपको एक अजीब सा प्रेशर फील होता है, दर्द फील होता है। ईयर डिस्कम्फर्ट, जब आपको कोल्ड होता है, यूजुअली जब आपके नोज में कंजेशन होता है तो आपको ईयर में भी डिस्कम्फर्ट फील होता है। लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट, ठीक है, तो लॉस ऑफ स्मेल इसको हम एनोस्मिया भी बोलते हैं, तो वो भी देखा जा सकता है। माइल्ड बॉडी एक्स, तो थोड़ा बहुत शरीर में दर्द भी रह सकता है। उसके अलावा अगर हम सीवियर सिम्टम्स देखें, इसमें क्या है, मेडिकल अटेंशन की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है, जैसे फीवर है, हाई फीवर रहता है, इसमें 39 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहेगा। ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी क्योंकि इतना ज्यादा कंजेशन बढ़ गया है जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। परसिस्टेंट सिम्टम्स मोर देन 10 डेज, तो 10 दिन से ज्यादा ये सिम्टम्स रहेंगे। सीवियर सोर थ्रोट विद पस, गले में आपको खराश लग रही है और पस भी वहां पे दिखेगा, मतलब आपका जब स्पूटम आएगा वो कलर भी थोड़ा येलोइश कलर आना शुरू हो जाता है। नेक में स्वेलिंग दिखेगी आपको, चेस्ट पेन होगा, कंफ्यूजन होगा और साइनोसिस होगा। साइनोसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ब्रीदिंग है मतलब डिफिकल्ट हो रहा है, जो हमारा कंजेशन है वो बढ़ता ही जा रहा है, जिसके वजह से प्रॉपरली ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो नहीं हो पाता है प्रॉपरली, ठीक है। तो ये तो था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बाद हम पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, कि अगर हमने URTI को ट्रीट नहीं किया, ठीक है, अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को ट्रीट नहीं किया तो फिर कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, वो जो छोटी सी प्रॉब्लम है वो कितनी मेजर प्रॉब्लम बन सकती है, वो अभी हम कॉम्प्लिकेशंस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले है साइनसाइटिस, दूसरा है ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया क्या है, जो मिडिल ईयर होता है उसका इन्फेक्शन होता है। टॉन्सिलर एप्सिस, ठीक है, तो टॉन्सिल्स जो होते हैं उसमें एप्सिस हो जाएगा। ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, लेरिंजाइटिस हो सकता है। तो ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, ये क्या है, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो अगर अपर को ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो लोअर भी होने के चांसेस हो जाते हैं। लेरिंजाइटिस हो सकता है, ठीक है। एस्थमा और सीओपीडी का सिचुएशन जो है वो वर्सन हो सकता है, बहुत ही सीरियस कंडीशन हो सकती है, वो लिखा हुआ है एक्सैसरबेशन ऑफ एस्थमा एंड सीओपीडी या और सीओपीडी। नेक्स्ट है रूमेटिक फीवर, ठीक है, तो अगर स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस ट्रीट नहीं हुआ, उसको हम अनट्रीटेड अगर छोड़ देंगे तो रूमेटिक फीवर भी हो सकता है। और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये बहुत ही रेयर है लेकिन किडनी में भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो ये तो हो गया अबाउट कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस। तो डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस हम क्यों करते हैं, सो दैट हमें पता लगे कि कौन सी एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि URTI के टाइप्स नहीं है, हमने पढ़े राइनाइटिस है, इसमें एक्यूट राइनाइटिस है या फिर एक्यूट वायरल राइनाइटिस है, एलर्जिक है, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। साइनसाइटिस है, फेरेंजाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस है, लेरिंजाइटिस है, ठीक है। उसके आगे भी प्रॉब्लम्स होते हैं जो LRTI में आएंगे, ठीक है, जैसे निमोनिया हो गया या फिर ब्रोंकाइटिस हो गया, तो ये सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। किसी भी प्रॉब्लम को जानने के लिए हमें क्या जरूरी है, इन्वेस्टिगेशन करना कि प्रॉब्लम है कौन सी, ठीक है। तो वो इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करते हैं वो देखो। तो सबसे पहले है हिस्ट्री टेकिंग, ठीक है। हिस्ट्री टेकिंग में हम क्या क्या पूछते हैं, ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम, कि कितने दिनों से आपको प्रॉब्लम हो रही है, फीवर का पैटर्न क्या है, मतलब पैटर्न एज इन क्या शाम को बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है या कौन सा ऐसा टाइम है जब फीवर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कफ कब आता है, स्पूटम कैसा आ रहा है, किस कलर का स्पूटम आता है, रीसेंट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, कोई भी ऐसा कांटेक्ट है जो आप किसी से मिले हो या किसी इन्फेक्टेड पर्सन से मिले हो या आपको इन्फेक्शन होने के बाद मिले हो। देन स्मोकिंग हिस्ट्री, कोई भी स्मोकिंग हिस्ट्री है क्या, मतलब स्मोक करते हो नहीं करते हो या कोई आपके फ्रेंड सर्कल में कोई स्मोकर है।
एलर्जीज कौन कौन सी हैं, या वैक्सीनेशन स्टेटस, मतलब वैक्सीनेटेड हो या नहीं हो। कोविड के बाद तो ये पूछना ही पड़ता है कि वैक्सीनेटेड हो या नहीं हो, ठीक है। अब देखो सेकंड क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम टेम्परेचर चेक करते हैं, रेस्पिरेटरी रेट चेक करते हैं, ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करेंगे, कितना % ऑक्सीजन सेचुरेशन है, ठीक है। देन इंस्पेक्शन ऑफ थ्रोट एंड टॉन्सिल्स, हम टॉन्सिल्स और थ्रोट को चेक करते हैं कि वहां पे कोई स्वेलिंग या फिर कोई आपको पस फॉर्मेशन ये तो नहीं दिख रहा है। नेजल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, कोई मास डेवलपमेंट तो नहीं है नेजल के टाइम पे, मतलब जो नेजल एरिया है उसमें, ये सब हम चेक करते हैं। देन पैल्पेशन ऑफ लिम्फ नोड्स, तो पैल्पेशन ऑफ लिम्फ नोड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे कंडीशंस जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, इन सब में ना लिम्फ नोड स्वेल हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर इन्फेक्शन सीवियर है तो जो लिम्फ नोड्स हैं वो भी स्वेल होते हैं, इसीलिए वो भी चेक करते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है ऑस्कल्टेशन ऑफ लंग्स, ठीक है। तो ऑस्कल्टेशन ऑफ लंग्स हम क्यों करते हैं या कैसे साउंड्स आते हैं वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, उसकी वीडियो आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसके लिंक दी हुई है, आप वो भी देख सकते हैं, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास लेबोरेटरी टेस्ट एंड इमेजिंग, ठीक है। तो अब लैब टेस्ट क्या क्या करते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, तो सीबीसी हम करेंगे, सीबीसी में हमें सब कुछ पता लगेगा कि प्लेटलेट कितना है, व्हाइट ब्लड सेल्स कितने हैं, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स है वो कितने हैं, न्यूट्रोफिल्स कितने हैं, सब कुछ हमें पता लग जाता है। ओके, देन आता है सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीआरपी हम बोलते हैं इसे। अब जो सीआरपी है ये शो करता है कि बॉडी में कोई भी इन्फ्लेमेशन है या नहीं है, ठीक है। तो ये इन्फ्लेमेशन के लिए चेक किया जाता है, अगर ये बढ़ा हुआ है दैट मीन्स बॉडी में इन्फ्लेमेशन है। ओके, नेक्स्ट आता है थ्रोट स्वैब एंड कल्चर। तो इफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज सस्पेक्टेड, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन सस्पेक्टेड है तो थ्रोट से स्वैब कल्चर, स्वैब लिया जाता है, ठीक है। वो आपने देखा होगा, यूजुअली हमने कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा ये सब किया है, तो उससे आप रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट फॉर स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस, ठीक है। तो ये भी कुछ ऐसा ही है, इसमें भी एक जो स्वैब है वो हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। आप इन इमेजेस से देख सकते हो, देखो इस इमेज में क्या है, स्वैब लिया, स्वैब से हमने थ्रोट और टॉन्सिल जो एरिया है वहां का म्यूकस और सेल कलेक्ट कर लिया, फिर उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर एक एसे होता है, उस एसे पे हम जो लिक्विड होगा उसको ड्रॉप करेंगे, 10 to 20 मिनट्स वेट करेंगे, और उसके बाद हम वेट करेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को शो करता है, अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, और अगर नेगेटिव है दैट मीन्स स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया नहीं है। अब ये जो स्ट्रेप्टोकोकस है बहुत डेंजरस होता है, ठीक है, इसीलिए हमें स्पेसिफिकली चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास वायरल पीसीआर टेस्ट, ठीक है। तो वायरल पीसीआर टेस्ट क्या होता है, पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। तो ये एक हाईली एक्यूरेट टेक्निक है, और इस टेक्निक से ना बहुत ही अच्छे से हमें पता लग जाता है कि कोविड-19 तो नहीं है, इन्फ्लुएंजा तो नहीं है, ए या बी जो भी है ये तो नहीं है, तो ये हमें बहुत अच्छे से पता लग जाता है। तो देखा होगा बहुत सारे कोविड के टाइम पे तो हमने बहुत ज्यादा सुना है पीसीआर टेस्ट कराना जरूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी सुनी हुई हैं। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, एक्सरे, ठीक है। तो एक्सरे करते हैं पेरानेजल साइनसेस का, अगर क्रोनिक साइनसाइटिस ऐसा डाउट हो रहा है कि क्रोनिक साइनसाइटिस हो सकता है तो हम पेरानेजल साइनसेस का एक्सरे करते हैं। अब देखो साइनसेस में ना जब आप एक्सरे करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, नंबर 1 जो फ्लूइड लेवल्स है वो शो कर रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो एरोज लगे हुए हैं। तो अगर हम फ्लूइड लेवल्स में देखें तो एयर फ्लूइड लेवल अपीयर एज डिस्टिंक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन इंडिकेट पस और फ्लूइड इन द साइनस कैविटी, ठीक है। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस अगर प्रेजेंट है तो एयर फ्लूइड लेवल को शो करता है, व्हाइट एरियाज अलोंग द वॉल्स जो हैं वो म्यूकोजल थिकनिंग को शो करता है, और अगर तीसरा आप देखोगे तो व्हाइट और हेजी एरियाज जो है वो टोटल ओपेसिटी मतलब क्लाउडीनेस को शो करता है। तो ये एक्सरे है, आप इसे देख सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ये एग्जाम में लिखोगे, ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए है। ओके, तो ये तो हो गया डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में हम सबसे पहले बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट की, ठीक है। अब क्योंकि हमने पढ़ा है कि मेडिकल मैनेजमेंट जो है, ठीक है, यहाँ पे हम जो URTI पढ़ रहे हैं ये क्या है, वायरल URTI भी है और बैक्टीरियल भी है ना, हम दोनों ही चीजें पढ़ रहे हैं। तो इसमें भी हम 2 कंडीशंस पढ़ेंगे, वायरल URTI और बैक्टीरियल URTI। मतलब जो हम मैनेजमेंट कर रहे हैं उसमें हम मेडिकल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, और मेडिकल मैनेजमेंट में वायरल और बैक्टीरियल पढ़ेंगे। दूसरा जो है वो हम नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ठीक है।
या फिर जो पेशेंट एजुकेशन है वो पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखो वायरल यूआरटीआई और बैक्टीरियल यूआरटीआई के बारे में। सबसे पहले वायरल यूआरटीआई की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट इज मेनली सपोर्टिव, ठीक है। तो हम यूजुअली सपोर्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें, जैसे कि हमने उसको पेशेंट को बोला कि आपको एडिक्वेट रेस्ट लेना है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स आपको लेते रहना है, वार्म सलाइन गार्गल, ठीक है। ये तो हम सभी को पता होगा कि अगर गले में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कभी कोल्ड हो जाए, कफ हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारे जो बड़े होते हैं वो हमें हमेशा बोलते हैं कि नमक वाले पानी से गार्गल करो, है ना, ये बोला जाता है। वो इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि जो भी इन्फेक्शन है जिसकी वजह से स्वेलिंग हुई है गले में, वो क्या होता है, सूद हो जाता है, ठीक है। वो फिर अपने थोड़ा जो स्वेलिंग होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। इसी वजह से बोला जाता है कि नमक पानी से गार्गल करना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्या है, स्टीम इनहेलेशन, स्टीम लेना चाहिए। एंटीपायरेटिक, अगर किसी को फीवर है तो फिर उसे हम पैरासिटामोल या फिर एंटीपायरेटिक्स दूसरे दे सकते हैं। और अगर किसी को पेन है तो उसके लिए हम एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं। अगर बहुत ही ज्यादा कंजेशन फील हो रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कंजेस्टेड है, ब्लॉकेज है, तो हम डीकंजेस्टेंट्स भी दे सकते हैं। उसके अलावा एंटीहिस्टामिन्स देंगे अगर इंडिकेटेड है, तो अगर डॉक्टर ने बोला है तभी एंटीहिस्टामिन्स लेने हैं, जैसे कि सिट्राजिन हो गया, लिवोसिट्राजिन हो गया, ये सब एंटीहिस्टामिन्स ही हैं। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरल यूआरटीआई, ठीक है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको कफ हो रहा है या कोल्ड हो रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम है, और नो मैटर आप कितना भी कोशिश कर लो अजिथ्रोमाइसिन खाने की, ऑफ्लैक्सासिन खाने की, लेकिन आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। वो सॉल्व इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर प्रॉब्लम वायरस वाली है तो आप बैक्टीरियल मेडिसिन खा के उसको ट्रीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वायरस किससे मरेगा, एंटीवायरल से ही मरेगा, ठीक है। बैक्टीरिया किससे मरता है, एंटीबायोटिक से मरता है, ठीक है। तो अगर वायरल प्रॉब्लम है तो वो वायरस वाले मेडिसिन से ही मरेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ता है, उसके लिए हमें एंटीवायरल लेना पड़ता है, ठीक है। एंटीवायरल, ना कि एंटीबायोटिक। इसी वजह से एंटीबायोटिक्स खाने से वो चीजें ट्रीट नहीं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बैक्टीरियल यूआरटीआई। बैक्टीरियल यूआरटीआई में देखो, इफ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज कंफर्म्ड और स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स देना है हमें एज प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। तो डॉक्टर ने जो भी एंटीबायोटिक्स है वो बोले हैं वो हमें देना है। कंप्लीट द फुल कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, ऐसा नहीं है कि बीच में ही छोड़ देना है, जितने दिन के लिए बोला गया है उतने दिन एंटीबायोटिक्स लेने ही लेने हैं, और सपोर्टिव केयर भी लेते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है नर्सिंग मैनेजमेंट। यहाँ पे देखो असेसमेंट है, नर्सिंग डायग्नोसिस है, नर्सिंग इंटरवेंशन एंड इवैल्यूएशन है। तो आपको अगर एनसीपी बनानी है तो एनसीपी के लिए परफेक्ट है। असेसमेंट में जो रेस्पिरेटरी स्टेटस है, SpO2 है, वो असेस करना है। वाइटल साइंस और टेम्परेचर मॉनिटर करना है, नेजल डिस्चार्ज को चेक करना है, या थ्रोट और कफ जो है उसको भी चेक करना है, और हाइड्रेशन एंड पेन को भी असेस करना है। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, एक्यूट पेन, हाइपोथर्मिया, रिस्क फॉर डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम, डेफिशिएंट नॉलेज। नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या करोगे, एनकरेज करना है फ्लूइड एंड रेस्ट के लिए, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस, वार्म सलाइन गागल, टीच हैंड हाइजीन एंड कफ एटिकेट्स, प्रोवाइड न्यूट्रिशियस डाइट, मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशंस। और इवैल्यूएशन क्या होगा, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, एयरवे क्लियर हो जाएगा, पेन से रिलीफ मिल जाएगा, हाइड्रेशन मेंटेन हो जाएगा, और डेमोन्स्ट्रेट इन्फेक्शन प्रिवेंशन, ठीक है। तो हमें जो पेशेंट है उसको इन्फेक्शन प्रिवेंशन भी डेमोन्स्ट्रेट करना है, ओके। अब नेक्स्ट आ जाता है पेशेंट्स एजुकेशन, ठीक है। तो पेशेंट एजुकेशन आप यहाँ इमेज से देख सकते हो। जो हैंड है वो फ्रीक्वेंटली वॉश करना है, हमें पेशेंट को बताना है कि आपको हाथ अच्छे से धोना है, बार बार धोना है। ऐसा नहीं है कि दिन में 50 बार धो रहे हो बिना मतलब का। कोई भी काम आप कर रहे हो उससे पहले, या अपने नोज को, माउथ को टच करना है उससे पहले हैंड वॉश जरूरी है। दूसरा, कवर द माउथ एंड नोज वाइल कफिंग और स्नीजिंग। जब भी आप खांस रहे हो, छींक रहे हो, तो अपने नोज और माउथ को कवर करके छींको। तीसरा क्या है कि किसी भी बीमार इंसान से पास जाके बात नहीं करना है, थोड़ा दूर रह के ही बात करो। पानी अच्छे से पियो, ये 4th पॉइंट है, स्टे हाइड्रेटेड। 5th पॉइंट है कि अच्छे से रेस्ट लो। 6th पॉइंट है स्मोकिंग या फिर सेकेंड हैंड स्मोकिंग जो है उसको अवॉइड करो। 7th है कि अपना पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करो एंटीबायोटिक का। 8th क्या है, अपने आप खुद मेडिकेशंस मत लेते रहो कि अरे चलो ठीक है गले में दर्द हो रहा है अजिथ्रोमाइसिन खा लेते हैं, ऐसा नहीं है। प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है।
और 9th है कि आपको मेडिकल जो अटेंशन है उसकी जरूरत पड़ेगी अगर ये सिम्टम्स 10 दिन से ज्यादा रह रहे हैं या फिर आपको बार बार ये सिम्टम्स आते रहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया अबाउट पेशेंट एजुकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिवेंशन। ठीक है, तो अभी जो हमने पेशेंट एजुकेशन में बात किया ना, तो वैसा ही कुछ प्रिवेंशन में भी आता है। देख सकते हो आप यहाँ पे, फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करना है, रेस्पिरेटरी हाइजीन मतलब जब भी खांस रहे हो छींक रहे हो तो फेस को कवर करना है, मास्क को पहनना है। जैसे कोविड के टाइम पे हम सब मास्क पहन के घूम रहे थे, वैसे ही अगर आपको लगता है या आपको पता लगता है कि फ्लू चल रहा है या फिर अभी ऐसा मौसम है कि सब बीमार पड़ रहे हैं, तो कंसिडर करो कि मास्क पहन के बाहर निकला जा सके। ठीक है, देन आता है कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन अपना प्रॉपर लेके रखो, अच्छा खाना खाओ, गुड न्यूट्रिशन मिलना चाहिए आपको, अच्छे से सो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, और अपने पर्सनल आइटम्स जैसे कि अपना कॉफी हो गया, अपना पानी हो गया, कोम्ब हो गया, ये सारी चीजें शेयर मत करो। और आपका जो भी रूम है उसको वेंटिलेटेड रखो। ठीक है, विंडोज को थोड़ा खोल के रखो ताकि सनलाइट अंदर आए, एयर प्रॉपरली अंदर आ पाए, रूम एकदम डेंस और डार्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये है क्या, प्रिवेंशन फ्रॉम URTI। ठीक है, तो यहाँ हमारा URTI कंप्लीट हो जाता है। अब ये जो URTI, इसमें बहुत सारे और भी छोटे छोटे हमने पढ़े थे इसके टाइप्स, जैसे कि राइनाइटिस है, ठीक है, साइनसाइटिस है, ओके, इसके अलावा टॉन्सिलाइटिस है, फेरेंजाइटिस है, लेरेंजाइटिस है। तो ये सब अब हम एक एक वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। ठीक है, तो जब हम ये पढ़ रहे होंगे ना, तो आप ये जो सब हमने पढ़ा है, चाहे वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो, पैथोफिजियोलॉजी हो, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हो या फिर मैनेजमेंट हो, ये सब दिमाग में रखना, क्योंकि इन सब के लिए ये सारी चीजें सेम होती हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो से ये पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया हो। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।